आज हम लोग NCERT 9th ज्योग्राफी के अंतर्गत अध्याय 3 अपवाह, जिसे ड्रेनेज कहा जाता है, के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, मुख्य नदी अपने सहायक नदियों के साथ उस क्षेत्र के वर्षा जल को लेकर प्रवाहित होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपवाह द्रोणी, अपवाह क्षेत्र या अपवाह तंत्र कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ये समझ लें कि मान लेते हैं नदी आ है, तो ये नदी ये मुख्य नदी है और ये जो देख रहे हैं ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये मुख्य नदी और अपने सहायक नदी के साथ क्या करती है, इस क्षेत्र में जितने भी बारिश होती है इस वर्षा जल को लेकर ये प्रवाहित होती है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये नदी आ का क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र देख रहे हैं सेम उसी तरह से है, ये मुख्य नदी है और ये सब उसकी सहायक नदियां हैं। ये इस क्षेत्र के वर्षा जल को लेकर बहती है, तो ये बी का अपवाह द्रोणी या अपवाह क्षेत्र है ये। नेक्स्ट है, दो अपवाह क्षेत्र या तंत्र को अलग करने वाले उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? तो दो अपवाह क्षेत्र या अपवाह द्रोणी को जो अलग करता है उसको कहते हैं जल विभाजक। ये जो बीच में देख रहे हैं ये जल विभाजक है। ये क्या कर रही जल विभाजक, इस और इस दोनों का आ और बा के अपवाह तंत्र को ये अलग कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि भारत के प्रमुख जल विभाजक कौन से हैं? तो पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, कोई भी जो उच्च भूमि है वो सब क्या करती है, जल विभाजक का काम करती है। मैप में हम लोग देखें तो ये है पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट से पूरब की ओर जितनी भी नदियाँ हम देखेंगे ये सब पूर्व की ओर बहती है और पश्चिम घाट के पश्चिम की ओर जितनी भी नदियाँ हैं वो सब पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो ये बहुत बड़ा जल विभाजक का काम करती है। हम लोग देख सकते हैं कि बारिश की बूंदें अगर पश्चिमी घाट के इधर हुआ तो ये लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक आती है। इसी जल विभाजक के कारण ये संभव हो पा रहा है। उसके बाद जल विभाजक है अरावली पर्वत, यहाँ भी ये जल विभाजक काम करती है। फिर विंध्याचल पर्वत, ये भी देख रहे हैं हम कि इधर जो नदियाँ निकलती है, चंबल हो, सोन हो, सब इधर बहती है और इसके नीचे जो है नदियाँ वो इस साइड बहती है। तो ये सब जो है जल विभाजक का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। यह अफ्रीका महादेश में है। ये विक्टोरिया झील से निकलती है और प्रवाहित होते हुए जाके भूमध्य सागर में मिल जाती है। तो ये बहुत लंबी नदी है ये। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी की है? तो अमेजन नदी की। अब लंबी और अपवाह द्रोणी इसको समझ लें कि लंबाई, नदी की लंबाई नापी जाती है। ये हो गया लंबाई नदी की। अपवाह द्रोणी का मतलब हो गया कि ये लंबाई हो गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसका क्षेत्र, इसका देखे क्षेत्र, इसकी अगर सहायक नदी बहुत कम हो तो इस नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो ये इतना छोटा हुआ। ठीक है, जबकि अमेजन का देखें तो अमेजन नदी जो बहती है तो इसकी सहायक नदियाँ बहुत अधिक है, इसकी बहुत अधिक सहायक नदियाँ, तो इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो इतना बड़ा हो जाता है। तो ये जो है बड़ा अपवाह क्षेत्र है। ध्यान रखना है कि लंबी नदी का जरूरी नहीं कि अपवाह क्षेत्र अधिक हो। तो लंबी नदी अगर पूछे तो वो नील नदी और सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी पूछे तो अमेजन नदी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। ठीक है, और ये सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी भी गंगा की है। ये देखें हम, ये गंगा नदी जो है इसकी अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, गंगा नदी है। उसकी सहायक नदी प्रमुख नदी यमुना नदी है। उसके बाद देखते हैं शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी। नीचे से अगर देखें हम तो चंबल, यमुना यहाँ मुख्य है, चंबल है, बेताब है, सोन है, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये बहुत लंबी नदियाँ हो जाती है और इसका अपवाह द्रोणी भी सबसे बड़ा है। और मुख्य नदियों की बात करें हम तो ये सिंधु नदी है। इधर से बात करें ये ब्रह्मपुत्र नदी है। यहाँ पर देखें हम तो नर्मदा और ताप्ती नदी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ महानदी है। ये देखें ये हमारा गोदावरी नदी है। नीचे आए और तो ये हमारा कृष्णा नदी है और ये कावेरी नदी है। ये महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, इसका लोकेशन भी याद रखें कहाँ कहाँ पे ये है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें हम, गंगा नदी का उद्गम
एवं मुहाना कहाँ स्थित है। तो पहले उद्गम और मुहाना के बारे में समझ ले। उद्गम का मतलब है जहाँ से नदियाँ निकलती है। जैसे गंगा की बात करें तो ये गंगा नदी, ये देख रहे हैं यहाँ से ये निकल रही है, दो धारा है भागीरथी अलकनंदा, तो यहाँ से ये निकल रही है और ये प्रवाहित होते हुए लास्ट में यहाँ आके ये मिल जा रही है बंगाल की खाड़ी में। तो उद्गम इसका हो गया यहाँ गंगोत्री हिमनद और मुहाना इसका हो गया बंगाल की खाड़ी। मुहाना का मतलब नदी जहाँ मिल जाती है, जहाँ समाप्त हो जाती है, उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। तो गंगा का मुहाना उद्गम स्थल गंगोत्री, मुहाना बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है किन दो नदियों के मिलने के बाद गंगा का नाम गंगा पड़ता है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल के समय गंगा का नाम भागीरथी रहता है, लेकिन जब भागीरथी नदी से अलकनंदा नदी मिल जाती है तब इसका नाम गंगा पड़ता है। ये देखिए अगर मैप में, तो ये जो है ये भागीरथी नदी है और ये अलकनंदा नदी है। ये दोनों नदी का नाम पहले अलग है, लेकिन दोनों यहाँ मिल जा रही है। इस जगह का नाम देवप्रयाग है, यहाँ के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। नेक्स्ट है भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है, तो देवप्रयाग के पास ये मिलती है। नेक्स्ट, गंगा नदी किस स्थान पर पर्वत से उतरकर मैदान में प्रवेश करती है, तो हरिद्वार के पास। हरिद्वार के पास ये पर्वत से उतरती है, हिमालय पर्वत से उतरती है और उत्तरी मैदान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट, गंगा यमुना का संगम कहाँ पर है, तो इलाहाबाद में। इलाहाबाद में त्रिवेणी भी माना जाता है ये कि गंगा और यमुना जो है प्रत्यक्ष है और काव्य जो सरस्वती नदी है वह विलुप्त हो चुकी है, नीचे से बहती है, ऐसी मान्यता है। पर वास्तव में सिर्फ दो ही नदी का संगम है, गंगा और यमुना की। नेक्स्ट है यमुना का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो यमुनोत्री हिमनद। अगला क्वेश्चन, पंजाब की 5 नदियों के नाम बताएं। तो पंजाब में 5 नदियाँ कौन कौन सी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। लोकेशन देख लें हम लोग कहाँ कहाँ है। ये पांचों नदियाँ, जो सिंधु नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये सिंधु नदी मुख्य नदी है, इसकी सहायक नदी है। ये देखिए ये झेलम है, उसके बाद चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास, यही मिल जाती है ये सतलुज से। ये सतलज नदी या सतलुज नदी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। चूँकि यहाँ 5 नदी है इसलिए इसके बीच के भाग को पंजाब कहा जाता है। इस पांचों नदियों के कारण इसका राज्य का नाम पंजाब पड़ा है। नेक्स्ट है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है जो कि चीन में स्थित है। यहीं से सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सतलुज नदी, तीनों नदी लगभग यहीं से निकली। यहाँ पर है मानसरोवर झील, ये सिंधु नदी निकली, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी। अगर उस मैप में देखें हम तो यहाँ पर मानसरोवर झील है, तो यहाँ से ये सिंधु नदी निकलती है, इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी, इधर से सतलुज नदी, बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो, वहाँ पे इसका नाम है सांगपो। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन का डेल्टा। ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसी से बनती है ये डेल्टा। इसका नाम सुंदरी विश्व के कारण इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा पड़ा है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो नर्मदा ताप्ती। भ्रंश घाटी क्या होती है, जब बीच का भाग नीचे धंस जाए या किनारे का भाग उठ जाए तो भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। इसमें क्या हुआ कि नीचे देखें यहाँ पे ये घाटी है, इसके दोनों साइड ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। अब कौन कौन से पर्वत ऊपर उठे, तो विंध्याचल और सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो नर्मदा नदी। यहाँ मैप में देखें हम कि ये हमारा विंध्याचल नदी पर्वत है, इसको विंध्य पर्वत कहते हैं, और ये सतपुड़ा पर्वत है, और दोनों के बीच ये नदी बह रही है, ये नर्मदा नदी है। उसी तरह से सतपुड़ा और महादेव के बीच ये जो नदी बह रही है ये हमारा तापी नदी है। तो ये सब नदियाँ जो है भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कौन सी मुख्य नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, तो वो नर्मदा और ताप्ती है। ज़्यादातर नदियाँ जो है सब देख रहे हैं, नदियाँ सब पूरब की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन ये पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट, इसका महत्व बढ़ जाता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आया करता है। नेक्स्ट है नर्मदा और तापी नदी डेल्टा ना बनाकर, यहाँ ना छूट गया, ना बनाकर किस स्थलाकृति का निर्माण करती है, तो ज्वार नदमुख, जिसको कि इंग्लिश में एस्चुअरी कहा जाता है। ज्वार नदमुख वास्तव में होता है कोई भी नई आकृति, यानी कि जब
नदियाँ किसी भी अंतिम रूप से डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यानी किसी भी स्थलाकृति का निर्माण नहीं करती, उसको ज्वारनदमुख बोला जाता है, इसको इंग्लिश में एस्चुअरी कहा जाता है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी। किस नदी को दक्षिण का गंगा कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को। नेक्स्ट है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक पर्वत पर है। डल झील कहाँ स्थित है, श्रीनगर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है क्योंकि इस पर जो है लोग जाते हैं। यहाँ पर जो डल झील है इसके पर बहुत सारे जो हाउस बोट हैं, जो नाव हैं, वो लगे रहते हैं। लोग रात भर उस नाव में बिताते हैं, पूरा मनोरंजक दृश्य होता है वहाँ। तो ये श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। ये बहुत ही फेमस झील है। नेक्स्ट है समुद्र तट के पास निर्मित छिछले झील को क्या कहा जाता है, तो उसको लैगून झील कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील कौन सा है, चिल्का झील है। ये चिल्का झील यहाँ पर इसका महत्व बढ़ जाता है दिसंबर जनवरी के समय। उस समय यहाँ पे डॉल्फिन बहुत अधिक आते हैं, इस कारण इसका चिल्का झील का महत्व अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सांबर झील किस प्रकार का झील है, तो ये नमकीन या लवणीय झील है। यहाँ से नमक निकाला जाता है। ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अमरावती एवं हेमावती किसकी सहायक नदी है, तो ये कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है दोनों। नेक्स्ट है पेनगंगा एवं वेनगंगा किसकी सहायक नदी, गंगा गंगा लग गया लेकिन जरूरी नहीं कि गंगा सहायक नदी हो। ये जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। यहाँ गंगा गंगा लग गया है तो गंगा ऑप्शन नहीं कर देना है, ये गोदावरी की सहायक नदी है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी 2 बार क्रॉस करती है, तो माही नदी है। हम लोग फिगर में देखें तो यहाँ पे देखें हम लोग, तो ये नदी जो है ये माही नदी है। ये यहाँ से निकलती है इसे, और ये कर्क रेखा क्रॉस करती है, फिर वापस आती है, ऐसे जाती है ऊपर, फिर वापस आई और फिर आके यहाँ बंगाल की खाड़ी में, ये सॉरी अरब सागर में यहाँ मिल जाती है। ये गुजरात में प्रवाहित होती है। इस प्रकार से ये 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। एग्ज़ाम में जो है ये 3 चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, तीनों चैप्टर बढ़िया से कर लें जिससे कि एग्ज़ाम में हम लोग अच्छी तरीक़ा से प्रश्नों का उत्तर दे सकें। धन्यवाद।